हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम IC38 का चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर नंबर 15 का नाम है अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते टाइम। जब तक अंडरराइटर किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक वो पॉलिसी फोर्स में नहीं आ सकती। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर IC38 के सारे पिछले पार्ट्स को देख सकते हैं। सो व्हाट इज अंडरराइटिंग? अंडरराइटिंग क्या है? जो प्रपोजल एजेंट ने सिक्योर किया है, मतलब जो एजेंट पॉलिसी लेकर आया है, वो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करनी चाहिए। और इंश्योरेंस कंपनी जब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, उसको हम अंडरराइटिंग कहते हैं। दो अंडरराइटर्स होते हैं। एक तो हमारा एजेंट, जिसको हम प्राइमरी अंडरराइटर भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसी ने पार्टी को देखा होता है, वही उसको अच्छी तरह से जानता है, इसलिए एजेंट जो है वो प्राइमरी अंडरराइटर है। वही बताता है कि ये प्रपोजल इसको हम दे सकते हैं पॉलिसी या नहीं दे सकते। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको हम पॉलिसी नहीं सेल कर सकते, सो एजेंट प्राइमरी अंडरराइटर है। अब जो इन्फॉर्मेशन एजेंट ने प्रपोजल फॉर्म पे लिखी है, वो अंडरराइटर जो कि डिपार्टमेंटल लेवल पे अंडरराइटर होता है, जो हमारी LIC ऑफिस के अंदर बैठता है अंडरराइटर, वो उस इन्फॉर्मेशन को बेस मानकर अपनी अंडरराइटिंग डिसीजन सुनाता है कि क्या इस प्रपोजल को कंपनी एक्सेप्ट करेगी या इस पर्सन की पॉलिसी हम नहीं करेंगे। सो अंडरराइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडरराइटिंग के बेसिक कंसेप्ट्स पहले आपको बताने चाहते हैं। अंडरराइटिंग करने का पर्पस क्या है? अंडरराइटिंग क्यों की जाती है? ताकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एंटी सिलेक्शन ना कर ले, मतलब गलत पर्सन की इंश्योरेंस ना कर दें कि जिसकी इंश्योरेंस कर ही नहीं सकते, मतलब ज़्यादा रिस्क ना उठाए कंपनी। और दूसरा पर्पस क्या अंडरराइटिंग करने का? कि रिस्क को क्लासिफाई कर दे और सेम पर्सन जिनको सेम तरह का रिस्क है उनको सेम तरह का चार्ज करे कंपनी। मतलब अगर कोई चारकोल कंपनी में काम कर रहा है, स्मोकिंग कंपनी में काम कर रहा है, और उसके साथ का एक और पर्सन है वो भी स्मोकिंग कंपनी पे काम कर रहा है, तो दोनों को एक ही तरह का रिस्क क्लासिफाई करते हुए दोनों को सेम प्रीमियम चार्ज करें, सेम किस्त चार्ज करें। और जो पर्सन MNC मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है उसकी लाइफ ज़्यादा सिक्योर्ड है, इसलिए उससे कम प्रीमियम चार्ज करें। सो इसे हम रिस्क क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो अंडरराइटिंग जो है वो रिस्क क्लासिफिकेशन के लिए भी काम आती है। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिस्क क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है। 4 तरह की लाइफ्स होती हैं। एक स्टैंडर्ड लाइफ। स्टैंडर्ड लाइफ वो लाइफ होती है जिसपे स्टैंडर्ड प्रीमियम चार्ज किया जाता है। प्रेफर्ड रिस्क पे प्रीमियम कम हो जाता है, मतलब वो प्रेफर्ड लाइफ वो लाइफ होती है जो स्टैंडर्ड से भी अच्छी लाइफ हो। सब स्टैंडर्ड लाइफ मतलब स्टैंडर्ड से बेकार लाइफ, इसलिए इस पे ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाता है। और डिक्लाइन लाइफ का मतलब होता है कि इस लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करेगी ही नहीं, वो होती है हमारी डिक्लाइन लाइफ्स। सो सबसे बढ़िया लाइफ प्रेफर्ड लाइफ, उससे नीचे स्टैंडर्ड लाइफ, स्टैंडर्ड से बेकार लाइफ सब स्टैंडर्ड लाइफ, और जिसकी इंश्योरेंस हो ही नहीं सकती वो एक डिक्लाइन लाइफ। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अंडरराइटिंग 2 लेवल्स पे की जाती है। एक तो फील्ड लेवल पे हमारे एजेंट लोग करते हैं,
और एक डिपार्टमेंट लेवल पे ऑफिस में अंडरराइटर करता है। अंडरराइटिंग करने के दो मेथड्स होते हैं, एक जजमेंटल मेथड कि किसी को देख के, किसी की बातें सुन के जजमेंट लगा के अंडरराइटिंग करना, और सेकंड होता है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड में से क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूमेरिकल मेथड में क्या होता है कि जो भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं पर्सन के, जैसे कि वो सिगरेट पीता है, अल्कोहल लेता है, नारकोटिक्स कंज्यूम करता है, वो सारे नेगेटिव फैक्टर्स को पॉजिटिव रेटिंग दी जाती है, और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जैसे कि वो बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में रहता है, उसकी एज बहुत यंग है, ये वगैरह, और इसको नेगेटिव रेटिंग दी जाती है। मतलब उल्टा किया जाता है, नेगेटिव फैक्टर्स को पॉजिटिव रेटिंग और पॉजिटिव फैक्टर्स को नेगेटिव रेटिंग। फिर इनका जो टोटल होता है वो EMR निकल के आता है, एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेटिंग। अब जितना ज्यादा EMR होगा, मतलब उतना ज्यादा उसके नेगेटिव फैक्टर्स ज्यादा है, सो उतनी ज्यादा उसकी लाइफ बेकार होगी, मतलब उतनी ज्यादा उसकी लाइफ सब स्टैंडर्ड होगी, जितना ज्यादा EMR होगा। ओके, ये लाइन याद रखना कि जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा मोर्टेलिटी रेटिंग होगी उतनी सब स्टैंडर्ड उसकी लाइफ होगी पर्सन की। अब अंडरराइटर सारा प्रपोजल देखने के बाद डिसीजन देता है और उसी के बाद प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। सो 5 तरह के डिसीजन होते हैं। एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी रेट, जो स्टैंडर्ड लाइफ है उसके ऊपर, ऑर्डिनरी रेट्स के ऊपर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और पॉलिसी कर दी जाती है। एक्सेप्टेंस विद एन एक्स्ट्रा, जो सब स्टैंडर्ड लाइफ होती है, थोड़ी बेकार लाइफ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाता है, एक्स्ट्रा किस्त थोड़ी ज़्यादा ली जाती है और फिर उसकी पॉलिसी कर दी जाती है। एक्सेप्टेंस विद लीन ऑन सम एश्योर्ड, इसके एग्जाम्पल है कि अगर कोई टीबी से रिकवर हुआ है और अगर उसकी टीबी से ही डेथ होती है तो उसको कुछ कम अमाउंट मिलेगी। चौथा है एक्सेप्टेंस विद रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, अगर अदरवाइज होती है तो मिलेगा। और पांचवा है डिक्लाइन या पोस्टपोन, जैसे कि कैंसर, किसी को कैंसर है तो उसका प्रपोजल हम डिक्लाइन कर देंगे, उसकी पॉलिसी हम नहीं करेंगे या पोस्टपोन कर देंगे कि जब वो रिकवर होगा उसके बाद हम उसकी पॉलिसी करेंगे। अब अंडरराइटिंग दो लेवल पे होती है, एक नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग और एक मेडिकल अंडरराइटिंग। नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग के कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ कंडीशंस हैं, सिर्फ कुछ ही कैटेगरीज फीमेल की हैं, जैसे कि वर्किंग वुमेन, जिनको ही नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग अवेल होता है। सम एश्योर्ड की अपर लिमिट फिक्स कर दी गई है कि मतलब अगर पॉलिसी 5 लाख से ज़्यादा की हुई तो मेडिकल होगा, 5 लाख से अंदर हुई तो मेडिकल नहीं होगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, असल में 5 लाख कुछ नहीं है, वैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर पॉलिसी बहुत बड़ी होगी तो मेडिकल लगेगा, नहीं तो मेडिकल नहीं लगेगा। एज, अगर किसी पर्सन की एज 40s में है तो मेडिकल नहीं लगेगा, 50 क्रॉस कर चुका है तो मेडिकल जरूरी हो जाता है। ये भी एक एग्जांपल है। कुछ इंश्योरेंसेस ऐसी होती हैं जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आपका मेडिकल लगना ही लगना है। सो ये याद रखिएगा कि टर्म इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हैं तो आपका मेडिकल लगना ही लगना है। टर्म इंश्योरेंस वही इंश्योरेंस है कि अगर कुछ हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे हमारी बाइक्स की इंश्योरेंस होती है। सो और एक और पॉइंट है क्लास ऑफ लाइफ्स, जैसे कि एम्प्लॉयज जो बहुत ही रेप्यूटेड फर्म के हैं उनको भी नॉन मेडिकल के तहत पॉलिसी सेल कर दी जाती है। अब दो लेवल की अंडर राइटिंग होती है, एक तो फाइनेंशियल अंडर राइटिंग जिसमें देखा जाता है कि वो उसकी इनकम, उसकी ऑक्यूपेशन, उसका लाइफस्टाइल, उसकी हैबिट्स, उस हिसाब से उसको पॉलिसी सेल हो रही है। और एक होती है मेडिकल अंडर राइटिंग जिसमें उसकी हेल्थ चेक की जाती है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो फीमेल्स अर्न नहीं कर रही और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका मेडिकल जरूरी है। जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्टिंग पावर है ही नहीं, इसलिए उनके बिहाफ पे उनके पेरेंट्स या गार्डियन कॉन्टैक्ट करते हैं।
जब लार्ज सम एश्योर्ड की पॉलिसी हो तब भी हमें मेडिकल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जब एज ज़्यादा हो तो भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अलावा जब MHR हो, मतलब एजेंट जो है वो पार्टी को बहुत ही अच्छे से जानता है, उसके रिलेशन में है पार्टी, तो डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो एक MHR मोरल हज़ार्ड रिपोर्ट पेश करते हैं। बाकी ऑक्यूपेशन, अगर उसका कोई एक्सीडेंट, हेल्थ या मोरल हज़ार्ड ऐसे की उसी कोई ऑक्यूपेशन है, मान लीजिए उसकी ऑक्यूपेशन एक्सीडेंटल है कि सर्कस वगैरह में काम करता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि चारकोल फैक्ट्री में काम करता है, ऐसे की कई ऑक्यूपेशन है तो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है। और लाइफस्टाइल और हैबिट्स जैसे कि वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल या सब्सटेंस अब्यूज करता है तो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट है। मेडिकल अंडरराइटिंग में क्या क्या देखा जाता है? अभी तक हमने नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग पढ़ा है और उसमें हमने देखा है कि मेडिकल अंडरराइटिंग में किस किस की मेडिकल अंडरराइटिंग करनी पड़ेगी। सो मेडिकल अंडरराइटिंग करते टाइम हमें मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट एक बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर से मिलती है। उसमें वो हमारी फैमिली हिस्ट्री चेक करता है, हमारी पर्सनल हिस्ट्री देखते हैं और हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हाइट, वेट, बीपी, यूरिन, एब्डोमेन साइज, चेस्ट साइज एक्सेट्रा, ये सब देखते हैं। सो मेडिकल भी अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस। ठीक है, कोई PWB ले रहा है तो उसमें मेडिकल अलग होगा, सिंपल मेडिकल अलग होगा, और अगर कोई बड़ा केस है बहुत ही तो उसमें स्पेशल रिपोर्ट्स भी लग सकती हैं। So I hope you like this video. Thank you for watching. Please like, comment and share our videos, and do subscribe the channel to never miss an episode.